हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो देखिए, आपके लिए ये जो वीडियो है ये है आपकी हरियाणा सिविल सेवा कर्मचारी आचरण रूल 2016 के जो रूल कहते हैं। 20 रूल मैं बता चुका हूँ। पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना। सारे रूल आपके कर्मचारी के आचरण से संबंधित है कि कर्मचारी क्या काम कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। इधर आई बटन में वीडियो मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्ले लिस्ट, या फिर जब आप वीडियो ये खत्म करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी वीडियो के लास्ट के 20 सेकंड में, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो आज है वीडियो भाई 21वां रूल। इससे आगे भी कई रूल हो जाएंगे। मैं 10 से 12 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, जितने भी रूल कवर होते कर देता हूँ। तो अगर आप सरकारी कर्मचारी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर दे, ताकि आपको आने वाले टाइम में इस तरह की जो वीडियो है देखने को मिले, और आप अपना जो आने वाला सरकारी कर्मचारी के तौर पर जीवन है उसमें किसी कठिनाई का सामना ना करें। आप अपना अकाउंटेंट खुद बनोगे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अपने साथी कर्मचारियों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाओ कि भाई ये चैनल आपको प्रोवाइड करवाएगा अच्छा अच्छा मटेरियल। अब बात करते हैं इसके बारे में। बात है सरकारी आवास। सरकारी आवास के बारे में सरकार का नियम क्या कहता है? किसी भी सरकारी कर्मचारी को आवंटित सरकारी आवास को उप किराए पर या पट्टे पर या अथवा अन्यथा प्रयुक्त नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आपको सरकारी आवास मिला हुआ है तो आप उसको किसी दूसरे को किराए पर नहीं दे सकते, ना पट्टे पर दे सकते, ना उसके उपयोग किसी और कार्य के लिए कर सकते हो। आपको केवल रहना है, केवल आपको, आप और आपकी फैमिली, यानी कि जो आप और आपके डिपेंडेंट है वही रह सकते हैं उसमें। अगर आप इसके अलावा कोई कार्य करते हो तो वो गलत होगा, नियमों को विरुद्ध होगा। उसके लिए जो भी पेनल्टी है वो लगेगी आपके ऊपर। दूसरा पॉइंट, सरकारी कर्मचारी सरकारी आवास के उसके आवंटन के रद्दकरण के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित समय सीमा के भीतर उसे खाली करेगा। अगर आपको आवंटन हो गया किसी सरकारी आवास का, और अगर उसका आवंटन खत्म हो जाता, मान लो आपको 3 साल के लिए दिया या 1 साल के दिया, जब भी आगे से लेटर आया कि आपका आवंटन इस तारीख को खत्म है, तो जो भी समय सीमा आपको दी जाएगी, भाई आप 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में इस आवास को खाली कीजिए, तो आप उसको खाली करोगे। अगर आपने खाली नहीं किया तो वो भी नियमों को विरुद्ध है, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये कहता है 21 का सब रूल 2। तो ये है सरकारी आवास के बारे में, सिंपल से थे, बता दिया। अगर आप ऐसा करते हो तो आप देख लेना। 12 है पूंजी लगाना, उधार देना, उधार लेना। तीनों के बारे में बात करेंगे कि भाई आप ये सब अगर कार्य करते हो, स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, इसके बारे में बड़ा एक तरीके से असमंजस होता है कि एक सरकारी कर्मचारी क्या स्टॉक मार्केट में या शेयर में पैसे लगा सकता है या नहीं लगा सकता है, क्या कहता है रूल। आपने बस सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि आप कितना पैसा इसमें लगा सकते हो और कैसे लगा सकते हो या नहीं लगा सकते। देखो, उधार लेना उधार देना भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला रूल कहता है, कै रूल जो कहता है, शेयर तथा, ये वीडियो ध्यान से देखना भाई, ध्यान से, यहां से बिल्कुल ध्यान से। शेयरों तथा ऋण पत्रों इत्यादि के विक्रय और क्रय के समव्यवहार क्या होता है। देखो, कै का सब रूल एक क्या कहता है? स्टॉक, शेयर, ऋण पत्र। ऋण पत्र क्या होता है? सरकार देती है, ऋण पत्र देती है आपको कि भाई आप हमसे ये एक कागज लीजिए और 2 लाख रुपए में दीजिए, आपको इतना ब्याज हम देंगे। ठीक है। सरकार जो लोन लेती है ना, उसके लिए सरकार बॉन्ड जारी करती है, बॉन्ड, वो ये है ऋण पत्र। तो इन सब में अगर आपको लेनी है तो आपको अपने हायर अथॉरिटी को जानकारी देनी पड़ेगी, सूचना दिए जाए। कैसे? जो ग्रुप क और ख, ग्रुप ए और ग्रुप बी के अधिकारी हैं, यदि शेयरों, प्रतिपूर्तियों या ऋण पत्रों या म्यूचुअल फंड स्कीम इत्यादि में कुल समव्यवहार्य वित्तीय वर्ष के 50,000 से अधिक रुपये है। मतलब क्या हुआ कि ग्रुप ए और ग्रुप बी के जो अधिकारी हैं वो 50,000 रुपए एक साल में लगा सकते हैं इन सब चीजों में जो मैंने बताया, शेयर बाजार हो चाहे आपका ऋण बाजार हो, कुछ भी हो। 50,000 से अगर अधिक लगाते हो तो आपको अपने से हायर अथॉरिटी को सूचना देनी पड़ेगी। यानी कि ये मना नहीं है, आप कर सकते हो। 50,000 रुपए तक का बिना बताए कर सकते हो, 50,000 से ज्यादा है तो बताना पड़ेगा। ये तो है ग्रुप बी और ग्रुप ए। ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए क्या है? सेम। अगर आप म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, इन सब में लगाते हो तो आप एक साल में 25,000 रुपए तक तो लगा सकते हो। अगर 25,000 से ज्यादा का लगाना है तो आपको अपने हायर अथॉरिटी को, जो आपसे हायर अथॉरिटी है, उसको सूचना देनी पड़ेगी कि भाई मैंने, 1 साल की बात है, 1 साल में इस इतने रुपए का लेन देन कर सकते हो शेयर बाजार में। अगर इससे ज्यादा है तो आप अपने हायर अथॉरिटी को बताओगे। लेकिन जो ये कहते हैं
कि शेयर बाजार में पैसा नहीं लगा सकता कर्मचारी, तो ये गलत है। रूल कहता है ये, रूल ध्यान रखो, 22 का कै उसका ए, कै का एक और उसका भी एक, सब रूल है कि भाई 22 के एक कै क्लोज का ए वन सब रूल का भी एक सब रूल और दो सब रूल जो भी होता है वो देख लो। अब देखो आगे क्या कहता है, यदि व्यक्ति तक समव्यवहार नियम 24 के उपनियम 3, अब 24 रूल आगे है बताऊंगा, एक बार 24 रूल पहले पढ़ लेते फिर 24 रूल को देखेंगे। नियम के उपनियम के 3 में विहित राशि से अधिक है, यानी कि इससे भी अगर अधिक राशि है, कौन सा, जो 24 का उपनियम 3 कहेगा उससे भी अधिक राशि है, तो क्या होगा, तो वित्त अधिकारी को सूचित करना आवश्यक होगा। उपनियम 1 में जो ऊपर बताया है उपनियम 1, उसमें विहित सूचना इसके अतिरिक्त होगी, यानी कि जो मैंने कहा ना ये सूचना तो देनी ही देनी है, इसके अतिरिक्त सूचना होगी ये वाली, जो अगर आगे एक राशि और बताऊंगा वो वाली, जहां संचित समव्यवहार अर्थात शेयरों, प्रतिभूतियों, म्यूचुअल फंड, ऋण पत्रों इत्यादि के क्रय विक्रय दोनों किसी वर्ष में उपनियम 1 के निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक है, तो उपनियम 1 में इससे अधिक है तो आपको सूचना अलग से भी एक देनी पड़ेगी। क्या है, कैसे सूचना देनी, ये परफॉर्मा है भाई, कि शेयर बाजार में भाई ये निवेश करने के लिए परफॉर्मा, अपना नाम और अपनी पोस्ट लिखनी है, आपका वेतनमान क्या है वो बताना है, कितने पैसे आपने वित्तीय वर्ष के दौरान, उसका विवरण देना भाई, कौन कौन से म्यूचुअल फंड खरीदे, पक्षकार फर्म क्या है, पक्षकार कौन है, फर्म क्या है वो बताना है, आवेदक से संबंधित है या नहीं है, क्या आवेदक किसी समय अपनी सरकारी हैसियत के पक्षकार के साथ व्यवहार रखता था नहीं, ये सब चीजें बतानी, स्रोत क्या थी, आपने जो पैसे लगाए क्या आपका बचत था या कोई और स्रोत था, ये सब चीजें आपको बतानी है, नीचे साइन वगैरह करके बताना भाई मैं ये सब कुछ सही है। अब रूल नंबर, मैं एक बार 24 का रूल नंबर 3 बताता हूँ उसमें क्या है, फिर देखते हैं इसको। अच्छा 24 नंबर रूल है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा लंबा है, वो संपत्ति से रिलेटेड है, कुछ पैसे भाई इतने पैसे से ज्यादा, चलो वो बाद में बात करेंगे, पहले हम 22 को ही खत्म करते हैं। अच्छा 22 का एक रूल बता दिया, दूसरा क्या कहता है, कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने परिवार के किसी सदस्य या उसकी ओर से कार्य कर रहे किसी व्यक्ति को कोई निवेश जिनसे उसके सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन में उसे बाधा डालने प्रभावित करने की संभावना है, करने के लिए अनुमति नहीं देगा। मतलब कि अगर कोई भी आपके परिवार का सदस्य है वो निवेश कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कितने भी पैसे निवेश करो, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि आपके सरकारी कर्तव्य में किसी भी प्रकार की बाधा आ सकती है उसकी वजह से, उसके निवेश की वजह से, तो आप उसकी अनुमति नहीं दोगे, और अगर आपको लगता है कि कोई बाधा नहीं आएगी तो वो अपना काम करता रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके प्रायोजन के लिए निदेशकों या उसके मित्रों तथा सहयोगियों के लिए आरक्षित कोटे में से शेयरों को किन्हीं करियों के लिए विशेष नहीं समझा जाएगा, बाधा डालना समझा, चलो इसको छोड़ो, बस कुल मिला के बात बता दी कि आपके परिवार का सदस्य वो कर सकता है अगर आपके कर्तव्य में कोई बाधा नहीं आती है तो। अच्छा यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, कोई समव्यवहार उपनियम 1 या उपनियम 2 का संदिष्ट स्वरूप है, तो उस पर सरकार का निर्णय अंतिम होगा। मतलब ऐसी कोई बात है जो यहाँ पे क्लेरिफाई नहीं हो पा रही है आपको, तो सरकार जो निर्णय करेगी वो आपको मानना पड़ेगा, यानी कि आरटीआई वगैरह से आप पूछ सकते हो उसको, ठीक है, या सरकार खुद ही कभी गाइडलाइन जारी करते, सरकार को पता लगे कि भाई ये जो रूल है ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा, तो सरकार जो निर्णय लेगी वो अंतिम होगा उसका। ये है भाई म्यूचुअल फंड का, मैंने बता दिया म्यूचुअल फंड शेयर बाजार में पैसा लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकायदा बस ये वाली चीजें ध्यान रखना, कितने रुपए तक लगाना है, कितने रुपए से ज्यादा पे आपको सूचना देनी है, मनाही नहीं है, जो कहते हैं मनाही है उनको कुछ नहीं पता। अब करते हैं आगे, उधार लेना और देना, वो तो था म्यूचुअल फंड का, अब उधार लेना और देना, जो बहुत सारे काम होते हैं गाँव में शहरों में, उधार दे दिया, वो सब क्या होता है उसके बारे में देखो। कोई भी सरकारी कर्मचारी कारोबार के सामान्य अनुक्रम के सिवाय किसी भी ऐसे प्रतिष्ठित बैंक या फर्म के साथ जिससे बैंकिंग कारोबार को संचालित करने के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया हो, न तो स्वयं न ही अपने परिवार के किसी सदस्य से या अपनी ओर से कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के अन्य माध्यम से, क्या नहीं करेगा, वो ये काम नहीं करेगा, अपने प्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत किसी ऐसे व्यक्ति को या किसी से जिससे उसके साथ सरकारी लेन देन की संभावना हो, मालिक या अभिकर्ता के रूप में उधार नहीं देगा। मतलब कोई भी ऐसा सदस्य बंदा जिससे सरकारी लेन देन होता है आपका, आपके विभाग का, ऐसी संभावना हो तो आप उसको इस तरह से उधार नहीं दोगे, मालिक या अभिकर्ता के तौर पर उधार नहीं दे सकते, तथा उससे ना ही आप उधार ले सकते हो जिससे सरकारी लेन देन होता है। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जो आपके कर्तव्य हैं, जो सरकार ने आपको जिस चीज के लिए बैठाया पोस्ट पे, तो आप अगर ऐसे बंदे से, सरकारी लेन देन वाले बंदे से उधार वगैरह करोगे तो आपके कर्तव्य में बाधा आएगी, आप थोड़ा ना थोड़ा अपने हित है वो साइड में रख दोगे, इसलिए मनाही है, ठीक है।
तो यही है, उधार नहीं दोगे, ना ही आप ऐसे व्यक्ति को किसी भी आर्थिक बाध्यता का अधीन रख सकते हो। दूसरा, किसी व्यक्ति को ब्याज पर या किसी भी ऐसी रीति में धन उधार नहीं देगा जिसके द्वारा धन के रूप में किसी भी रूप से प्रतिलाभ लिया जाता है, भुगतान प्राप्त होता है। मतलब आप किसी को ब्याज पर पैसे नहीं दे सकते जिससे कोई लाभ मिले। ऐसा कोई आप पैसा नहीं दोगे किसी को जिससे कोई लाभ मिले या कोई भुगतान प्राप्त हो उस पैसे के बदले। दूसरा नंबर रूल ये कहता है। तो कई कर्मचारी कहते हैं कि जी बताओ क्या उधार देना गलत है? नहीं, तो भाई आपके सामने है, रूल कहता है कि आप किसी को ऐसे ब्याज पे पैसे नहीं दे सकते। वैसे दे सकते हो लेकिन ब्याज नहीं दे सकते आप ब्याज पे। लेकिन उसके बारे में एक चीज और भी आगे देखो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मना, लेकिन पूरी सुनो बात। आगे रूल क्या कहता है, ये वाला पढ़ना इंपॉर्टेंट है। परंतु कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी संबंधी यानी कि आपका जो रिश्तेदार है, कोई निजी मित्र है, उसको ब्याज के बिना बिना ब्याज के छोटी रकम का अस्थायी ऋण दे सकता है। मतलब आपके किसी सगे संबंधी ने, अपने मित्र ने आपसे भाई 1,00,000 1,50,000 रुपए मांग लिया, तो आप उसको दे सकते हो, लेकिन आप ब्याज उससे भी नहीं ले सकते भाई। ठीक है, ब्याज की तो बिल्कुल मनाही है। उससे स्वीकार कर सकता है, ठीक है, ऋण दे सकता है या उससे स्वीकार कर सकता है, यानी कि आप उसको दे भी सकते हो और उससे ले भी सकते हो किसी और से। या सद्भावी व्यापारी के साथ उधार खाता चल सकता है, या यानी कि कोई ऐसा आपका जिससे आपको डेली का आपका भाई सामान लेते हो किसी व्यापारी से, किसी से अपने घर का, वहां पे आप उधार वगैरह सिस्टम को चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या निजी कर्मचारी को पेशगी वेतन दे सकते हो, यानी कि आपका कोई निजी कर्मचारी रखते हो आप अपना, मान लो आप बहुत बड़ी पोस्ट पे हो, आपने ड्राइवर रख लिया या आपने कोई अपने घर में मेड रख लिया या कुक रख लिया, तो आप उसको वेतन दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किंतु यहां पे देखो, किंतु ऐसी राशि गृह निर्माण या बने बनाए मकान को खरीदने के लिए, ठीक है, 12 मास के मूल वेतन या वाहन की खरीद या अन्य प्रयोजन के लिए 6 मास के मूल वेतन से अधिक नहीं होगी। यानी कि आपका जो 12 मास की बेसिक सैलरी है, वो उसका काम घर का निर्माण या बड़े बड़े मकान को खरीदने के लिए, उससे ज्यादा की राशि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी को भी अगर देते हो ना आप, ये देने की बात है, आपके लिए नहीं है। आप अगर किसी को देते हो, किसी को घर बनाना है या किसी को अपना नया मकान खरीदना है आपके किसी भी दोस्त को, तो आप उसको आपकी जो बेसिक सैलरी है उसके 12 महीने की बेसिक सैलरी, उससे ज्यादा पैसा उसको नहीं दे सकते, ना ही आप भाई उससे पैसा इस तरह से ले सकते हो। ठीक। दूसरा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना, दो सरकारी कर्मचारी आपस में आदान प्रदान करते हो, तो ये रूल दोनों पे लागू होगा। ना तो आप सरकारी कर्मचारी से उससे ले सकते 12 महीने से ज्यादा, ना वो आपसे दे सकता है। तो ये अपने घर में बनाने के लिए कोई वो नहीं है, कभी सोचे मैं अपना ही घर नहीं बना सकता, नहीं, ये किसी और को देने की बात हो रही है। दूसरा, अगर कोई बंदा आपसे कहता है जी मुझे गाड़ी खरीदनी है तो पैसा दे दो मेरे से, ठीक है, आपका दोस्त है चाहे सगा संबंधी है, तो आप उसको अपनी जो सैलरी है उसके 6 महीने की बेसिक सैलरी से ज्यादा नहीं दे सकते। अगर आपकी बेसिक सैलरी भाई 30,000 है, तो 3 6 18 1,80,000 से ज्यादा आप उसको नहीं दे सकते गाड़ी खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए। घर बनाने की बात है 12 महीने का मासिक वेतन। ये चीजें आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी कि ऐसे ऐसे भी रूल बने हुए हैं, क्योंकि इन रूलों को कोई फॉलो नहीं करता है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है ऐसा भी होता है, सब अपने ऐसे ही चल रहे हैं। लेकिन भाई रूल तो रूल होता है, ठीक है ना। अच्छा, यद्यपि सरकारी कर्मचारी सरकार की पूर्ण सहमति से उपखंड क या उपखंड ब में निर्दिष्ट कोई व्यवहार कर सकता है। मतलब जो ऊपर ये क और ख बताए है ना, ये वाले ये, तो ये आप बस सरकार की सहमति से ले कर सकते हो कोई भी व्यवहार। ठीक है, यानी कि जो उपखंड क और ख में जो भी चीजें बताई है ऊपर वाली, ये वाला काम करना है आपको, तो आप सरकार से परमिशन लेके कर सकते हो। ठीक है। दूसरा रूल क्या कहता है इसी का, उधार का, जब किसी सरकारी कर्मचारी की किसी ऐसे पद पर नियुक्ति या स्थानांतरण किया जाता है जिसमें उससे उप नियम क का 2 रूल, उप नियम ख का 1 रूल के किसी उपबंध का उल्लंघन हो सकता है, तो वह अपनी हायर अथॉरिटी को परिस्थितियों की तुरंत रिपोर्ट देगा और उसके बाद ऐसे आदेशों के अनुसार कार्रवाई करेगा जो ऐसे पराधिकारी द्वारा किया जाए। मतलब आपका ट्रांसफर ऐसी जगह हो गया कि जहां पे ये जो रूल है ये वाले, या ऐसे पद पर आप आ जाते हो, कोई ट्रांसफर हो या कोई ऐसी पोस्ट आपको मिल जाती है जहां पे आपको लगता है कि भाई ये जो दोनों रूल है ये वाले,
इनका कहीं ना कहीं आपसे गलत हो सकता है उपयोग, तो आप ऐसा सूचना अपने हायर अथॉरिटी को दोगे कि जी मेरा ऐसे ऐसे हो सकता है, आपकी हायर अथॉरिटी जो आदेश देगी उसके अनुसार आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। ठीक है, ये है भाई शेयर बाजार का, उधार का, लेन देन का मैंने बता दिया है, शेयर बाजार का भी उधार का भी। ठीक, तो सरकारी आवास का बता दिया। इस वीडियो में यही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे 23 नंबर रूल के साथ। 23 नंबर रूल क्या कहता है? तो 23 नंबर है दिवालियापन या व्यासिक ऋणग्रस्तता, कि आपको भाई ऐसा भी हो सकता है आपको कुछ ना कुछ, तो वो बताएंगे बाद में। तो इस वीडियो में इतना ही फिलहाल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ हो। लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं आता कर देना। और अगर आपके कर्मचारी कोई है साथी, उसको शेयर करो। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना बहुत जरूरी होता है। थैंक यू।